मतलब इट्स एन अचीवमेंट, भारत के लिए मुबारकबाद है इंडिया के लिए कि दिस इज इंडिया हैज नाउ बिकम द थर्ड कंट्री टू हैव अ प्राइवेट सेक्टर. And we have liftoff of Vikram 1. India is still in the top 3-4 countries when it comes to missile technology. इस मुल्क में इकट्ठे होकर चलने की बड़ी सख्त ज़रूरत है और इसमें बड़ा होकर लीडरशिप की ज़रूरत है. I will not be surprised कि 1-2 साल में हॉलीवुड कोई मूवी ना बना दे स्पेस में जाके शूट करके, शाहरुख खान या जाकर. जीसीसी कंट्रीज इस वक्त बेचारे डरते फिर रहे हैं. इंडिया का ये जो स्काई रूट वाला, ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडिया का जो है वो अब जो है जिसे कहते हैं ना फुली तौर पे रॉकेट अपने भेज रहा है. ये क्या ये इंडिया का प्राइवेट सेक्टर सामने आ रहा है, कैसे देखते हैं? So मतलब इट्स एन अचीवमेंट, भारत के लिए मुबारकबाद है इंडिया के लिए कि दिस इज इंडिया हैज नाउ बिकम द थर्ड कंट्री टू हैव अ प्राइवेट सेक्टर. और मेरे लिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जो मेरे एक क्लासमेट है अशर फरहान है उनका नाम. ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट इंडिया में हैदराबाद में आईटी एंटरप्रेन्योर है. तो फरहान became I think the first Indian private person to send a satellite into space. वो अपने घर में बैठ कर सैटेलाइट बनाता है. मतलब he has an office and all of that, but और उसके सैटेलाइट आई थिंक इलॉन मस्क ने लॉन्च किए थे. So I think this is a further sign कि इंडिया का साइंटिफिक मतलब इंडिया is catching up with the rest of the world. अब जैसा कि इंडिया का अगर कमर्शियल आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 1-2 साल में हॉलीवुड कोई मूवी ना बना दे स्पेस में जाके शूट करके, शाहरुख खान या जाकर प्राइवेट कमर्शियल. इट विल गिव इट अ ह्यूज बूम. और उससे ये होगा कि दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए इट विल गिव क्या कहना चाहिए रिपल इफेक्ट होगा कि अब अगर आप बहुत सारे स्पेस में रॉकेट से जा रहे हैं. और यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज रॉकेट इज ए मिसाइल. अगर मिसाइल सीधा ऊपर जा रही है तो वो रॉकेट है, अगर वो ऐसा जा रही है तो इट इज अ मिसाइल. तो जितना आप रॉकेट टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें आपकी उतनी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होते जाएगी. एंड इंडिया इज स्टिल इन द टॉप 3-4 कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू मिसाइल टेक्नोलॉजी. के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा उस देश पर दाव उसके अंदर लगाना शुरू कर दें. आज जो है भारत के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है. अब फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं FIIs, उसने एक बार फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 1.6 बिलियन US$ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है. सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स का ये मानना है कि अगर माइक्रो इकोनॉमीज जो स्टेबिलिटी और रिफॉर्म का मोमेंटम बना रहा तो भारत में फॉरेन कैपिटल इनफ्लो जो है वो और तेज हो सकते हैं. और ये सिर्फ शेयर बाजार की खबरें नहीं है, ये ग्लोबल कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर है. लेकिन दोस्तों मार्केट में पैसा कभी इमोशन से नहीं आता, पैसा सिर्फ 2 चीजों से पर आता है, ट्रस्ट और रिटर्न. तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में ऐसा क्या देख रहे हैं जो वो अपना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो कैपिटल है वो यहाँ पे लगा रहे हैं. क्या भारत जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन का अगला पावर हाउस बन गया है, या फिर ये कहें कि क्या China Plus One स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारत है? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर ग्लोबल फंड सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं? और एक और बड़ा सवाल कि जब दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी जो है वो अनसर्टेनिटी के बोझ तले आ रही है, तब भारत जो है वो क्या ग्लोबल कैपिटल का नया डेस्टिनेशन बन चुका है? तो दोस्तों मैं उमर जैदी और आज हम सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस ग्लोबल कॉन्फिडेंस की जो भारत को आज की जो सदी है उसकी इकोनॉमिक पावर बना सकता है. तो शुरू करते हैं आज की चर्चा. और चर्चा में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी. उमेश जी बहुत स्वागत है आपका. जय हिंद, नमस्कार. जय सिया राम अंबर जी. जय सिया राम उमेश जी. उमेश जी, अगर भारत में इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो क्या हम ये विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ने का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मान सकते हैं? क्या भारत को एक तरह से बताया जा रहा था कि वापस फ्रेजाइल फाइल हो जाएगा, अमेरिका से हमारे संबंध खत्म होने के कारण भारत की इकोनॉमी डूब सकती है, पर इससे आप समझ लीजिए भारत की इकोनॉमी रेजिलिएंट है. दूसरी बात आप देखिए कि जितने भी कंपनीज है AI ड्रिवन स्टॉक्स है वहां पर मैसिव सेलिंग आई है. मतलब एक बहुत बड़ा डीप करेक्शन आ रहा है, 10 to 20% का करेक्शन नजर आ रहा है.
और अंबर जी आप ये भी देखिए कि साउथ कोरिया की जो कंपनीज है जैसे सैमसंग और हाइनिक्स है, इनके भी स्टॉक्स जो है लगातार गिरते जा रहे हैं। और साउथ कोरिया इस बार जो उनके स्टॉक मार्केट जो है बहुत 6 से 7 बार उनके सिंगल डे करेक्शन जो आया है 7 to 8% आया है, क्योंकि ये चिप बनाने वाली जो कंपनीज है सैमसंग और हाइनिक्स, इनका जो उनके स्टॉक मार्केट में जो वेटेज है वो 47% है। मतलब आप सोचिए दो कंपनी का वेटेज 47% है। वैसे ही ताइवान की कंपनी के अंदर जो उनके स्टॉक मार्केट में उसका वेटेज है TSMC का 42% है। पिछले कल आप देखिए अमेरिकन मार्केट रेट पे था, साउथ कोरियन मार्केट कॉस्पी वो 6 to 7% डाउन था, जापानीज मार्केट डाउन था, चाइनीज मार्केट हैंगसेंग भी डाउन था, पर भारत का मार्केट एक तरह से अप था। तो लोगों को लग रहा है विदेशी इन्वेस्टर्स भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कल सेंसेक्स मेरे ख्याल से 260 पॉइंट भी बढ़ा था, निफ्टी 260 पॉइंट्स अप था। इससे आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं FII जो है भारत के मार्केट के अंदर वो विश्वास दिखा रहे हैं, और ये आगे ये एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, ये मेरा मानना है। जी, लेकिन उमेश जी यहाँ पे एक और सवाल है कि क्या चाइना से निकल रहा जो ग्लोबल कैपिटल है वो अब भारत की तरफ परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है, और क्या इंडिया जो है वो सिर्फ कंजम्पशन मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनने की तरफ बढ़ रहा है? देखिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत सारे स्कीम्स निकाली दी हैं। अभी PLI के अंदर स्कीम निकाला है जिसमें उन्होंने 1.28 लाख जो है सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए दिया है। फिर बाद में 62,500 करोड़ देश के अंदर ही मोबाइल्स बने। और एक और एक चीज है अंबर जी, इस बार वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी आप बनाइए, जैसे सर्किट बोर्ड हो, रैम हो, और ये चिप्स जो हैं, चिप्स के अंदर भी वो बोल रहे हैं कि इसका डेवलपमेंट, डिजाइन, फैब्रिकेशन यूनिट और जितने भी प्रोसेसेस है वो भारत के अंदर बनाइए। अभी हम जो चिप बना रहे हैं 28 नैनोमीटर की बना रहे हैं, और अभी हमारा जो टारगेट है बाय 2030 या 32 वी प्लान टू मेक चिप्स विच आर एज स्मॉल एज 2 नैनोमीटर्स। तो ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होने वाला है भारत के अंदर। आप देखिए कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता जा रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी PLI दिया जा रहा है। वो भारत के अंदर जो माइनिंग इंडस्ट्री जो हमेशा आप देखते थे कि जो NGOs है जो हमेशा एनवायरनमेंट का नाम लेके पेटिशंस डालते थे, वो भी कम हो चुकी है। भारत के स्पेस प्रोग्राम इसरो ने पूर्व में बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करके दिखाए हैं जो दुनिया नामुमकिन मान रही थी। भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो दुनिया में सबसे किफ़ायती स्पेस प्रोग्राम और सबसे एडवांस स्पेस प्रोग्राम में भी माना जाता है। और हाल ही में प्राइवेट प्लेयर्स भी स्पेस प्रोग्राम में आ रहे हैं, और हाल ही में स्काई रॉकेट विक्रम-1 नाम का एक रॉकेट अंतरिक्ष में गया जो कि प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया था। और आने वाले समय में ये एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक और स्पेस प्रोग्राम के क्षेत्र में रेवोल्यूशन लेकर आएगा, क्योंकि जिस देश में भी प्राइवेट प्लेयर स्ट्रांग होते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में, उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और दुनिया भर में उन्हें बहुत ही अच्छी नज़रों से देखा जाता है। दुनिया भर में मात्र 2 या 3 ऐसे देश हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं, और इसमें भारत भी शामिल हो चुका है। और आने वाले वक्त में भारत दुनिया भर के देशों की सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करेगा और उससे काफ़ी पैसे भी कमाएगा। और ये सारी चीज़ें देखकर पाकिस्तान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि भारत टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस कैसे हो सकता है।